नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान भाग 2 में पाठ 1 आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आनुवंशिकता क्या होती है। आनुवंशिकता मतलब हमारे माता पिता से हमें कुछ न कुछ गुणधर्म प्राप्त होते हैं जो कि जीन्स के जरिए प्राप्त होते हैं, वही आनुवंशिकता के तहत हमारे अंदर आते हैं। जैसे एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा, जीन्स मतलब जनकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से कुछ न कुछ चीज़ों में सेम दिखाई देते हैं, बात व्यवहार है ना, दिखने में या बात व्यवहार में या सोच में, ऐसे कुछ चीज़ें हमारे अंदर उनकी जैसी कॉमन चली आती हैं। वो क्यों आती हैं? आनुवंशिकता के कारण आती हैं। जैसे आधुनिक, फिर आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर दिया है, आनुवंशिकता कहते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का प्रारंभ ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जो कि आपने देखा है 9वीं क्लास में। मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके आनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज निकाला। 1901 में ह्यूगो द विंसी इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कार्यकारण भाव समझ में आया। इसी आधार पर 1902 में वाल्टर सटन ने कनखजूरा की कोशिश में गुणसूत्रों को जोड़ियों के स्वरूप में देखना तय किया, और तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था। जनुक माने जीन्स क्या काम करता है? का वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह सिद्ध होने के कारण ही आनुवंशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज हुई, और इस आधार पर 1944 में वर्ष ओसवाल्ड एवरी और मैकलिन मैकार्थी तथा कॉलिन माइकलाइट, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री होती है, यह सिद्ध किया। डीएनए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे डीएनए से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है, तो वो डीएनए सबसे ज़रूरी जो हमारे शरीर में अवयव है, उसका खोज किया गया। 1961 इस वर्ष फ्रांस के फ्रांकाइस जैकब तथा जैक मोनार्ड, इन आनुवंशिक वैज्ञानिकों के जीवाणुओं की कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे हुए जनुकीय संकेतों को समझने में मदद मिली। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजी डीएनए तकनीक विकसित हुई। आनुवंशिकी विकृतियों का निदान करने के लिए कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह हो गया, ऐसे बहुत सारी, फिर दमा हो गया। ये सब रोग क्या होते हैं? आनुवंशिक होते हैं। तो उनका उपचार करने के लिए, है क्या नहीं, प्रतिबंध एवं नियंत्रण करने के लिए या वनस्पति संकर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का कहाँ उपयोग होता है? ऐसे औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, देखते हैं। प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण। डीएनए में पाए जाने वाले जनुक आरएनए की मदद से कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं, उसी प्रकार की रचना एवं कार्यों में नियंत्रण रखते हैं। डीएनए में जो छोटे छोटे जनुक पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, जनकों में प्रथिन के निर्मित संबंध में जानकारी संग्रहित होती है तथा योग्य प्रकार के प्रथिनों की समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। इन प्रथिनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है। आपने 9वीं में पढ़ा है डीएनए आरएनए, उसके प्रकार, और उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, आगे दिया है। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, जनकों में प्रथिन के निर्मित के संबंध है, यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। डीएनए में स्थित जनकों की श्रृंखला अनुसार एमआरएनए का निर्माण होता है। यह निर्मित होते समय डीएनए के 2 धागों में से एक का उपयोग इस कार्य के लिए होता है। निर्मित होने वाले एमआरएनए अणु में तथा वह निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा, इन दोनों में न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक दूसरे के पूरक होता है। साथ ही डीएनए के थायमिन के स्थान पर एमआरएनए तथा यूरेसिल होता है। आरएनए निर्मित करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं, आपको परिभाषा के रूप में पूछी जाएंगी। प्रतिलेखन क्या है, भाषांतरण क्या है, स्थानांतरण क्या है। आगे चलते हैं।
ये डायग्राम दिया रहता है, कभी कभी डायग्राम दिया रहता है और पूछता है ये आकृति किसका है, तो क्या है, प्रतिलेखन का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोशिका केंद्रक में निर्मित होने वाला mRNA कोशिका द्रव्य में आता है और वह आते समय DNA के ऊपर सांकेतिक संदेश लेकर आता है। देखिए अगर यहाँ पे आप किताब रहेगा आपके पास तो वहाँ पे संकेत दिए TGC ऐसे बहुत सारे, तो ये क्या है, ये सांकेतिक संकेत है। ओके, इस संदेश में अमीनो अम्ल के लिए संकेत होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्लों के लिए पाए जाने वाला संकेत 3 न्यूक्लियोटाइड समुच्चय के स्वरूप में होता है। 3 का समूह होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। इसको यहाँ पर दिया है ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन पूछेगा तो आपको ये लिखना है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाले 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय के स्वरूप होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। अब भारतीय वंश के डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, इन्होंने सभी 20 अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाले कोडॉन की खोज की। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि भारत से ऐसे वैज्ञानिक ने इनकी खोज की। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आप ये ध्यान रखना कि वैज्ञानिक का नाम, क्योंकि इसके बारे में पूछ सकते हैं कि भारत के कौन से वैज्ञानिक ने 20 अमीनो अम्ल के पाए जाने वाले ट्रिपलेट कोडॉन की खोज की, तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। इसके लिए उन्हें 1968 में अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रत्येक mRNA ये हजारों कोडॉन से बना होता है। उसके ऊपर के संदेशानुसार प्रोटीन की निर्मित करने के लिए लगने वाले अमीनो अम्ल की पूर्ति करने का काम tRNA करता है, ट्रांसफ़र RNA। फिर इसके लिए मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है, mRNA के कारण ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरे क्रम वाला ऑटो कोडॉन किसके पास होता है, tRNA के ऊपर होता है। फिर इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए भाषांतरण कहते हैं। tRNA द्वारा लगाए गए अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने का काम rRNA करता है। इस दरमियान राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, ये भाषांतरण है। ओके, और एक जगह से दूसरी जगह तक खसकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। और प्रोटीन की एक जैसी ऐसी अनेक श्रृंखलाएं एक साथ जोड़ने के कारण जटिल प्रोटीनों के अणु बनते हैं। यही प्रोटीन सजीवों के शरीर में विविध कार्य को संपन्न करते हैं और उनके स्वरूप का नियंत्रण करते हैं। इस सजीवों में जनकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीव का निर्माण कर सकते हैं। इनमें से ही कुछ जनुक जैसे कि वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, परंतु कभी कभी इन जनकों में अचानक परिवर्तन हो जाता है, तो उससे कुछ प्रभाव भी पड़ता है। जैसे इस कारण छोटा सा परिवर्तन हो जाता है और उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। उत्परिवर्तन कभी कभी सूक्ष्म होता है तो कभी कभी लाक्षणिक भी होता है। उदाहरण, उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल अनीमिया नामक बीमारी मिलती है। जैसे हमने देखा है उत्परिवर्तन 9वीं में भी सिकल सेल अनीमिया ऐसी प्रचंड बीमारी होती है। यह सतत चलने वाली अखंड प्रक्रिया है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी क्या होगी, चलती चली जाएगी। और यही डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का समर्थन करती है। कुछ बीमारियां जो कि आनुवंशिक होती हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिकल सेल अनीमिया हो गया, अस्थमा हो गया, फिर मधुमेह हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां क्या हैं, आनुवंशिक बीमारियां हैं। फिर आगे का जो इसमें दिया गया है वो उत्क्रांति से संबंधित है। तो उत्क्रांति ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। पाठ बड़ा है लेकिन सही है। इसमें से जो भी चीज़ें अंडरलाइन कराई जा रही हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए, और जितना आप याद करते जाएंगे उतना आपका काम कम होता जाएगा और बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर नहीं आएगा। तो बाकी जो भी चीज़ें हम लोग, उत्क्रांति हो गया, फिर उसके बाद में उत्क्रांति का सिद्धांत हो गया, उत्क्रांति के प्रमाण हो गए, ये सब हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके भेजेंगे। धन्यवाद।